चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला टॉपिक विच इज कैपिटल बजटिंग। ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक में ये टॉपिक में एक बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म के बारे अगर सोचे तो वो ये देखना चाहता है कि अगर मैं कैपिटल इन्वेस्ट करूं तो क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, ये उसने फाइंड आउट करना है। इसके बहुत से टेक्निक्स है, मॉडर्न टेक्निक्स है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स है, हमको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इट्स कैपिटल का बजटिंग करना कि भैया पैसा लगाना फिजिबल होगा कि नहीं, या तो फिर हमारा पैसा हमें कितने टाइम में रिटर्न मिल जाएगा। ये सब चीज़ें अगर पता करनी है तो हम लोग कैपिटल बजटिंग करते हैं। पहले तो मैं आपको फॉर्मूले क्या क्या यूज़ होंगे ये बता दूंगा, फिर उसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फार्मूला कैसे यूज़ होगा, कुछ एग्जांपल्स दिखा दूंगा किस तरह से सॉल्व करना है, एंड देन फिर हमारे सॉल्यूशन पे चलेंगे हम। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग में दो टाइप के टेक्निक्स है। आपका लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए तो ये मॉडर्न टेक्निक है और कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज होते हैं। देखो, जो पहले ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज होते थे ना, उसमें दो तरह के फॉर्मूले आते हैं, पे बैक पीरियड एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जहां पर हम लोग को पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की जरूरत नहीं थी। मतलब ट्रेडिशनल टेक्निक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते, बट मॉडर्न टेक्निक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं। अच्छा, ट्रेडिशनल टेक्निक में पे बैक पीरियड फाइंड आउट करना है या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, तो वो जो डिस्काउंटेड फैक्टर की जो बात आती है ना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की, वो यूज नहीं होता इन दोनों मेथड में। बट नेट प्रेजेंट वैल्यू हो या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर, यहाँ पे ध्यान देना, अच्छे अच्छों की बैंड बच जाती है, बट बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा, आईआरआर भी तुम्हें आ जाएगा। और फिर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, यहाँ पे हम लोग को टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना है। अगर मैं बात करूं, ट्रेडिशनल टेक्निक पहले बताऊंगा, तो पहले तो आपको मैं टाइम पीरियड बता देता हूँ क्या होता है। ईयर जीरो, जिस साल हम पैसा लगाते हैं उसका पहला दिन, आज मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं तो वो जीरो ईयर कहलाया जाएगा, जिसको कहते हैं कैश आउटफ्लो। मतलब आज मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, मान लो एक मशीन खरीदनी है, मैं सोच रहा हूँ ये मशीन खरीदूं कि नहीं खरीदूं, इसमें बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। तो जिस वक्त पे मैं पैसा लगाऊंगा, अगर मान लो 5 लाख की मशीन है तो 5 लाख रुपए लगा रहा हूं अगर मैं पैसा, तो वो कैश आउटफ्लो हो गया ना, पैसा जा रहा है ना, दैट इज कैश आउटफ्लो। और जिस वक्त पे पैसा जा रहा है वो हो गया हमारा जीरो पीरियड। फिर 1 साल बीतने के बाद मुझे कितना पैसा उससे कमाऊंगा मैं, तो पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो साल भर साल पैसे आते रहेंगे, दैट इज कैश इनफ्लो। तो ये कैश आउटफ्लो समझा, जिस वक्त पे पैसा जा रहा है वो, ये उसका टाइम पीरियड क्या होगा, जीरो। और जिस वक्त पे आपको पैसा आ जाएगा उसको हम कहते हैं हमारा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड सो ऑन। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कैश इनफ्लो अगर कैलकुलेट करना है तो आपको डेप्रिसिएशन के बारे में पता होना चाहिए। या तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड देगा या तो डब्ल्यूडीवी मेथड। मान लो परसेंटेज बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकालना है, 10%, 15%, 20%। अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे निकाल रहा हूँ, 1 लाख रुपए की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000, तो बचा कितना, 90,000। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा अगेन 1 लाख के ऊपर, दैट इज 10,000, तो बच गया 80,000। थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो 1 लाख के ऊपर ही चार्ज करूंगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, हिस्टोरिकल वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अगेन 1 लाख के ऊपर चार्ज होगा 10,000, तो बचेगा 70। लेकिन अगर ये रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से चार्ज करें, मान लो 1 लाख रुपए का आपका एसेट है, मशीन खरीद रहे हो, फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा तो 1 लाख पे 10%, 10,000, बचा 90,000। लेकिन सेकेंड ईयर जब डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो रिटर्न डाउन वैल्यू बची कितनी, वैल्यू 90, तो अब तुम 90,000 के ऊपर 10% चार्ज करोगे, 9,000, तो बचा 81,000। क्लियर। फिर थर्ड ईयर चार्ज करोगे 81,000 पे 8,100 एंड सो ऑन। तो समझ में आ गया तुम लोग को स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी। स्ट्रेट लाइन जो रहेगा हमेशा हिस्टोरिकल वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज होगा, बट डब्ल्यूडीवी में, रिटर्न डाउन वैल्यू में, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड इसको बोलते हैं, इसमें बची हुई वैल्यू के ऊपर आप अगले साल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ये क्लियर है।
चलो, या तो आपको परसेंटेज मेथड पे दे देंगे या तो एस्टिमेटेड लाइफ देंगे। क्या देंगे? एस्टिमेटेड लाइफ करके देंगे। अब एस्टिमेटेड लाइफ रहेगा तो आपका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट कितना है आपका मशीन का माइनस सैल्वेज वैल्यू, मतलब उस मशीन की लाइफ खत्म होने के बाद ये स्क्रैप में जो बिक जाएगा और कितना पैसा आएगा, दैट इज योर सैल्वेज वैल्यू। और एज्यूम करते हैं एस्टिमेटेड लाइफ कि इतने साल ये मशीन चलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख की मशीन मैं खरीद रहा हूँ, सैल्वेज वैल्यू 10,000 है कि भाई 5 साल के बाद जब मुझे पैसा मिलेगा तो वो 10,000 मिलेगा, और 5 साल की लाइफ है। सो 10,000, 1 लाख माइनस 10,000 इज 90,000। 90,000 डिवाइडेड बाय 5 करो, 90,000 डिवाइडेड बाय 5 18,000। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? 18,000। आई होप तुम्हें डेप्रिसिएशन क्लियर है। चलो, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं ट्रेडिशनल मेथड बताने जा रहा हूं आपको, पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो मेरा कैश आउटफ्लो है 10,000 और जो मेरा कैश इनफ्लो आ रहा है वो आ रहा है, पहले साल मुझे 2,000 मिला, फिर 3,000 मिला फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में फिर 2,000, फिर फोर्थ ईयर में 3,000, फिफ्थ ईयर में 2,000, सिक्स्थ ईयर में 2,000। इस तरह से मेरा कैश इनफ्लो आ रहा है। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई मेरा पे बैक पीरियड क्या है। पे बैक पीरियड मतलब कितने साल में ये 10,000 रुपये आएगा। तो ये कुछ नहीं करना है, इसका क्यूमुलेटिव करना है आपने। क्यूमुलेटिव करेंगे तो पहले साल 2,000, दूसरे साल का 3,000 मिला के हो गया 5, तीसरे साल का 2,000 मिला के हो गया 7, चौथे साल का 3,000 मिला के हो गया 10, पांचवें साल का 2,000 मिला के हो गया 12, और सिक्स ईयर का 2,000 मिला के हो गया 14,000। बताओ कौन से साल में मेरा 10,000 रुपया रिकवर हो रहा है? फोर्थ ईयर में। सो माई पे बैक पीरियड इज 4 ईयर्स। आज लगा दो 10,000, 4 साल में आपका पैसा वापिस आ जाएगा। ये एक तरीका। अब दूसरा, मेरा कैश आउटफ्लो है, मैं मशीन, सेकेंड सिनेरियो में मैं मशीन खरीदने जा रहा हूँ, कैश आउटफ्लो है 10,000 और जो मेरा कैश इनफ्लो है वो है फर्स्ट ईयर में 2,000, सेकेंड ईयर में 3,000, थर्ड ईयर में 4,000, फोर्थ ईयर में 3,000। बस 4 साल लेते हैं। अगर मैं इसका भी क्यूमुलेटिव करूंगा, सो 2,000 प्लस सेकेंड ईयर का 3 इज 5,000, प्लस थर्ड ईयर का 4 9,000, और फोर्थ ईयर का 3 12,000। इस तरह से मेरा क्यूमुलेटिव हो गया। कहीं पर भी 10,000 रुपया आ रहा है? एग्जैक्ट 10,000 रुपया कहीं पर भी नहीं आया। लेकिन मुझे इतना पता है कि 3 साल जब हो गए थे तो 9,000 रुपया टोटल आ चुका था, और चौथे साल में 3,000 और आया। इन दोनों के बीच में कहीं पे मेरा पैसा रिकवर हो रहा है। तो ऐसे केस में आपको पे बैक पीरियड कैसे निकालना है? ईयर सिलेक्ट कर लो, ईयर सिलेक्ट कर लो, कौन सा क्यूमुलेटिव वैल्यू लो विच इज वेरी क्लोज टू 10,000, क्योंकि आपका आउटफ्लो कितना है 10,000, वेरी क्लोज टू 10,000 इज 9,000 ना। तो ईयर कौन सा सिलेक्ट हुआ? 3। तो ईयर प्लस कैश आउटफ्लो माइनस क्यूमुलेटिव वैल्यू अपॉन कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। चलो देखते हैं कौन सा ईयर सिलेक्ट हुआ हमारा 3। तो ईयर इज 3 प्लस कैश आउटफ्लो कितना था? कैश आउटफ्लो था 10,000, तो 10,000 माइनस क्यूमुलेटिव वैल्यू क्या सिलेक्ट की 9,000, और अगले साल का कैश इनफ्लो कितना है? अगले साल का कैश इनफ्लो तो 3,000 है, तो डिवाइड बाय 3,000। तो 3 प्लस, अब
10,000 minus 9,000 divided by 3,000, it comes to 0.33. 0.33, तो मेरा आंसर आया 3.33 ईयर्स। क्लियर है? देखो, अगर तो आपको आपका एग्जैक्ट कैश आउटफ्लो क्यूमुलेटिव में कहीं पे मिल गया तो बड़ा सिंपल है, जिस साल में आपका एग्जैक्ट अमाउंट है वो है आपका कैश पेबैक पीरियड। बट अगर क्यूमुलेटिव वैल्यू में एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिल रही है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। क्या फॉर्मूला कह रहा है? वेरी क्लोज टू योर कैश आउटफ्लो, जो अमाउंट आएगी क्यूमुलेटिव में उसे सिलेक्ट कर लो, वो ईयर और उसके अगले ईयर के बीच में कहीं पे आपका पैसा रिकवर हो रहा है। तो आपने ईयर सिलेक्ट किया 3, आपका कैश आउटफ्लो है 10,000, क्यूमुलेटिव वैल्यू आपने सिलेक्ट की है 9,000 और अगले साल का कैश इनफ्लो है 3,000। पहले इतना इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 0.33। उसे जिस ईयर में आपने सिलेक्ट किया उसमें उतना ऐड कर दो, इतने टाइम में आपका पैसा रिकवर हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे? समझा? चलो, आप लोगों ने आपके ट्रेडिशनल मेथड में पे बैक पीरियड समझ लिया। क्लियर है? चलो, अब कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो जो मैं कह रहा हूँ कि हर साल मुझे पैसा मिलेगा, तो वो कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अब समझते हैं। सेल क्वेश्चन में दिया होगा, माइनस एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया होगा, सेल में से एक्सपेंस माइनस करो, मिलेगा अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन। तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन तो अभी देख लिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेप्रिसिएशन जो भी रहेगा वो माइनस करो। अब डी कट गया तो बचा क्या? ईबीआईटी, तो ये मिल गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आई निकाल दो, मतलब इंटरेस्ट, तो आप इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आई अगर कट हो गया तो बन गया ईबीटी, तो मिल गया अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से क्या माइनस करो? टैक्स, तो बन गया अर्निंग बिफोर की जगह बन जाएगा आफ्टर, अर्निंग आफ्टर। यहां तक पहले समझा क्या? ये बताओ क्या किया हमने? सबसे पहला क्या, जब इनकम मिली, अर्निंग हुई सेल्स में से एक्सपेंस माइनस करके, तो पहले क्या माइनस होगा? डेप्रिसिएशन। फिर क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट, मतलब आप इंटरेस्ट पे करते हो। सब खर्चे पे करने के बाद आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। चलो, टैक्स भी पे कर दिया, तो ये मिल गया आपको प्रॉफिट या अर्निंग आफ्टर टैक्स। बट व्हाट इज कैश इनफ्लो? कैश इनफ्लो इज दैट अमाउंट विच इज आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। व्हाट इज कैश इनफ्लो? अर्निंग बिफोर टैक्स, सॉरी, अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो देखो, आफ्टर टैक्स तो मैंने बना दिया, डेप्रिसिएशन दोबारा जोड़ दो तो मिल जाएगा कैश इनफ्लो। तो बोलोगे सर पहले क्यों माइनस किया? भाई मुझे टैक्स तो देना था ना, और टैक्स का रूल क्या कहता है? सारे खर्चे माइनस कर दो, तो मुझे तो सारे माइनस करने थे, फिर मैं टैक्स पे कर पाया। क्लियर है? बट जैसे ही मुझे अर्निंग आफ्टर टैक्स मिला है, मुझे उसमें दोबारा से डेप्रिसिएशन जोड़ना होगा, तो क्या मिलेगा मुझे? कैश इनफ्लो। बेसिक्स पूरा अगर आपको एकदम समझ गया, सम्स पे जैसे ही उतरेंगे सारा इजी है। ठीक है? चलो, अब हमने ये भी देख लिया। अब देखो, एआरआर पे जा रहे हैं, मैं पहले ये दोनों खत्म कर रहा हूँ। ठीक है? अब आपको पे बैक पीरियड का दोनों तरीके का फंडा पता चल गया। मैंने डेप्रिसिएशन भी बता दिया है, मैंने ये भी बता दिया कैश इनफ्लो कैसे निकालते हैं। अब आता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसमें दो तरह के फॉर्मूले यूज होंगे, एक ओरिजिनल कॉस्ट, एक एवरेज कॉस्ट के ऊपर। अब ध्यान से समझना, सॉल्व करते वक्त हम एक एक चीज लिखेंगे। एवरेज रेट, एआरआर इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या इसका दूसरा नाम क्या है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। कैसा बनता है, कैसे कैलकुलेट होगा एआरआर? आपको चाहिए एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो भाई वो तो हमें आता है कैलकुलेट करने, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है कैलकुलेट करने, कैसे करते हैं। आपको एवरेज लेना है। तुम बोलोगे सर जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो आप ये एवरेज क्यों बोल रहे हो? भाई ये तो मैंने सिंगल ईयर का बताया आपको, ईयर 1, 2, 3, 4, ऐसे मल्टीपल ईयर होंगे ना, तो चारों साल का जो भी आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट है उन सबको जोड़ के, 4 साल है तो 4 से डिवाइड करो, 5 साल है तो 5 से डिवाइड करो, तब जाके एवरेज मिलेगा। डन? तो अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का एवरेज करो, उसे डिवाइड कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज योर कैश आउटफ्लो, कितना आपने इन्वेस्ट किया, इनटू 100, आपको पता चल जाएगा कि आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना है। अब जरा ध्यान दो, एग्जांपल दिया है कैश आउटफ्लो
टाइम पीरियड इज 0, उस वक्त पे आपने कितना इन्वेस्ट किया 10,000, उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया 1, 2, 3, 4 साल का 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 ऐसा दे दिया क्वेश्चन में। अब आपका फॉर्मूला बनता है एवरेज एनपीएटी अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, सॉरी एवरेज एनपीएटी अपॉन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। 1, 2, 3, 4 साल का प्रॉफिट है 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 डिवाइड बाय 4, 1750 आया। आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगा था, एक 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, सो 1750 अपॉन 10,000 इंटू 100 विल कम टू 17.5%। आ गया एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। देखो अब ना कभी कभी ये लोग स्पेसिफाई नहीं करते कि भैया आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे निकालना है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट पे निकालना है। तो ऐसे केस में दोनों निकाल देना, तरीका सेम है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे तो मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया था तो मैंने वही ले लिया, लेकिन इसका और एक तरीका है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जहां पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जगह क्या आएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट। अगर आपको 2 साल का इन्वेस्टमेंट दे दिया, फर्स्ट ओपनिंग इतना था, क्लोजिंग इतना था, तो डिवाइड बाय 2, ठीक है। या तो आपको इसको निकालने का एवरेज इन्वेस्टमेंट का और एक तरीका है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन 2। अगर स्क्रैप नहीं दिया तो 0 ले लेना, स्क्रैप नहीं दिया है तो 0 ले लेना। बाकी फंडा सेम है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ये देखो 1750 ही आया, लेकिन पिछली बार आपका इन्वेस्टमेंट कितना था 10,000, इस बार क्या आया है, कॉस्ट था मेरा 10,000, स्क्रैप कहीं पे बोला नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ गया 5,000। क्लियर है यहाँ पे। तो अब दोनों तरीके से सॉल्व कर, हमारे पास अगर स्पेसिफाई नहीं किया होगा हम दोनों तरीके से सम सॉल्व कर देंगे। क्लियर है। चलो वैसे स्पेसिफाई करते हैं वो लोग, नहीं किया तो ऐसा करना है, डर लगे तो भी दोनों निकाल देना। चलो आई होप अभी ये तुमको दोनों मेथड अभी समझ चुका है, पेबैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब चलते हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस वैल्यू कम होता है। एक एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तुम्हें कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि 250 रुपीज़ मैं अगले साल कमाऊंगा, 250 रुपीज़ अगले साल कमाऊंगा, तो उस 250 रुपीज़ का आज का प्राइस क्या हुआ, कम ही होगा ना। इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू प्राइस कम होगा ना। हमें जब मॉडर्न टेक्निक यूज़ करनी है तो ऑब्वियस सी बात है टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेना है। तो हमें 1 साल बाद वाली जो वैल्यू है जो कमाने वाले हैं, कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक सर्टन अमाउंट 1 साल बाद कमाएंगे, उसका आज का वैल्यू क्या है ये फाइंड आउट करना होता है, तब जाके ये हमारे चारों फॉर्मूले सॉल्व होंगे। सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा तो आज का वैल्यू निकलना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको फॉर्मूला दूंगा। अगर 10% रेट ऑफ फैक्टर दिया, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर दिया है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट आर, रेट ऑफ रिटर्न क्या है 10%, तो 1 अपॉन 1, ये 1 प्लस है, 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न इज 0.10, 10% इज 0.10, तो क्या बना वैल्यू 1 अपॉन 1.10 बराबर इक्वल टू दबाते रहो, जितने साल का चाहिए उतने साल का पीवी फैक्टर ले लेना। तो मुझे बताओ अगर 50% है तो मैं क्या लूंगा 1 डिवाइडेड बाय 1.50, अगर 5% है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इक्वल टू करते रहो, हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ नेट प्रेजेंट वैल्यू पे। देखो दो फॉर्मूले एक साथ ही बता दूंगा। एक तो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, क्या कहता है देखो ध्यान से, कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो माइनस करो। क्या बोला है, कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो माइनस करो, बट ये कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो जो है मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ध्यान देना पूरे फॉर्मूले पे, लेक्चर आज खत्म होगा, बुक बंद करके आपको मैं सारे फॉर्मूले लिखने बोलूंगा, तो फॉर्मूला आज के आज ही याद होना चाहिए। ये कभी कभी ऐसा भी आप गलती कर देते हो, आउटफ्लो पहले लिख देते हो इनफ्लो बाद में लिखते हो, ये मत करना। तो ये ध्यान दो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दिस इज कॉल्ड एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। और इसी फॉर्मूले को जो हम माइनस कर रहे हैं, इसी को जब आप डिवाइड कर दोगे तो वो बन जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या बन जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है,
तो ये दोनों एक ही तरह से मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल लिया है उसके हिसाब से समझा रहा हूँ, ध्यान देना। बोलते नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस करेंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई मेरा कैश आउटफ्लो जा रहा है 0 टाइम पीरियड में 1000 रुपए, क्लियर है यहाँ पे, ये तो आज का ही है ना, आज पैसे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ना क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10%, मतलब आप 10% रिटर्न कमाना चाहते हो, आप जो पैसा लगाओगे उसके ऊपर, विच इज कॉल्ड एज डिजायर रेट ऑफ रिटर्न, क्लियर है। तो मैं बोला ठीक है, अगर 10% कमाना चाहता हूँ तो अगर मैं 1000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि एक साल के बाद मेरा इनफ्लो आएगा 250 रुपये, दूसरे साल में आएगा 300, तीसरे साल में आएगा 350, चौथे साल में आएगा 500, ये सारा कुछ आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो मैं बोल रहा हूँ भाई ये तो एक साल के बाद मिलने वाला है ना, तो इसका आज का प्राइस क्या है, तो उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आज का वैल्यू निकालूंगा। तो एक साल के बाद जो 250 रुपये कमाने वाले हो उसका वैल्यू आज कितना है, 227.25। 2 साल के बाद जो 300 रुपये कमाने वाले हो उसका वैल्यू हो जाएगा 247.80। हमें प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से चलना है, क्लियर है। कल को तो इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, तो ये 250 थोड़ी रहेगा, ये तो कम हो जाएगा। तो आज मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि फ्यूचर में हमें बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे आपको ये पीवी फैक्टर 10% बोला, तो मैं कैसे इसका आगे के पीवी फैक्टर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो कैसे निकालूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, जरा करो कैलकुलेटर में, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 और इक्वल टू साइन दबा देना, बस स्टॉप, 0.909। देखो सेफर साइड पे 3 डेसिमल लेके चलना, अगर आपको पीवी फैक्टर नहीं दिया तो आपका आंसर मैच होगा। अच्छा एक और बार इक्वल टू दबाओ, 0.826, एक और बार दबा दो, ऐसे 10 साल दिया तो 10 साल का निकाल दो, 4 साल दिया 4 साल बाद, ठीक है। चलो अब 250 को 0.909 से मल्टीप्लाई करो, सेम आया 227.25। जरा ये वाला चेक कर लो, 350 इंटू 0.751 आया। लास्ट वाला भी एक चेक कर लो, ये 4 इंटू 500, सॉरी 500 इंटू 0.683 आया, बराबर। अब देखो ध्यान से, इधर 1 क्यों लिखा भाई, ये तो आज ही लगा है पैसा, तो हजार ही रहेगा ना। इन चारों का मैंने टोटल किया which comes to 1079.40। कैसे मिलेगा प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो वो तो ये रहा, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो वो तो 1000 है, माइनस किया तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आया, 79.40। ये क्लियर है, ये समझा तुम लोग को। चलो इसी को डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, 1079.40 डिवाइडेड बाय 1000, करो जरा, 1079.40 डिवाइडेड बाय 1000, 1.07 समथिंग, ठीक है। तो ऐसा आपको ये दोनों फॉर्मूला सॉल्व करना। अब जरा ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, अगर तो ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 से ज्यादा है, क्या ये 0 से ज्यादा है, हाँ ये तो 79 रुपीज है, 0 से ज्यादा है ना, हाँ लगा दो पैसा, इन्वेस्ट करो, आपको बेनिफिट ही हो रहा है। अगर ये 0 होता, अगर ये 0 होता तो भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्यों, मेरा 10% तो निकल ही रहा है ना, मेरा 10% निकल रहा है तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो क्या लिखा है, इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट द ऑफर, इफ इट इज एग्जैक्ट 0 एक्सेप्ट द ऑफर। अगर ये 0 से कम हुआ, 0 से कम कब होता है, जब नेगेटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो आप ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नेगेटिव तुम ला सकते हो इसको, तुम अगर इसमें से ये माइनस किया तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, फॉर्मूला तो ये है ही नहीं। फॉर्मूला तो कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस करना है, तब वो आएगा, क्लियर है। तो ये गलती मत करना उधर, और इस तरह से मैं सॉल्व भी नहीं करने दूंगा, मैं तुमको फॉर्मूला यूज करने बोलूंगा कि भैया पहले फॉर्मूला पुट ऑन करो एंड देन वैल्यूज डालो, ऐसे में गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है। चलो क्या कहता है पीवी फैक्टर, पीवी फैक्टर इज यूज्ड टू फाइंड आउट टुडेज वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ फ्यूचर ईयर, मतलब फ्यूचर ईयर में जो आप कमाना जा रहे हो उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू मुझे चाहिए, डन।
अब इसी चीज को जब मैं डिवाइड कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो मेरा आंसर आ रहा है 1.0794 बराबर। इसका मतलब क्या बना कि अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 रुपये 0.794 रिटर्न मिल रहा है। 1 रुपया इन्वेस्ट करने पे 1.0794 आपको रिटर्न मिल रहा है। तो अगर ये जीरो से ज्यादा है तो इन्वेस्ट करो, जीरो है तो भी इन्वेस्ट करो, नेगेटिव है तो इन्वेस्ट ना करो। क्लियर है यहाँ पे, समझा? चलो, तो आपको मैंने मॉडर्न टेक्निक का 2 फॉर्मूले बता दिए, वन इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, अनदर इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखो नेक्स्ट जो है ना आईआरआर है बड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा लगता भी कुछ काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जब समझ सिखाऊंगा बहुत ही इजी होगा। व्हाट इज आईआरआर? इट इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट द इन्वेस्टर एक्चुअली अर्न्स, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कब आएगा? IRR arise when net present value is 0। जब आपका net present value 0 होगा तब आपका IRR रिटर्न रिकवर होता है। When present value of cash inflow is equals to present value of cash outflow, जब ये दोनों सेम रहेगा तो आपका NPV 0 होता है। क्लियर है? बाकी मैंने जो आपको PV फैक्टर बोल रहा हूँ, इसके बहुत से नाम है। PV फैक्टर को कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलेंगे? डिजायर रेट ऑफ रिटर्न, कभी बोलेंगे मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कभी बोलेंगे कट ऑफ रेट, कभी बोलेंगे हर्डल रेट, कभी बोलेंगे थ्रेशोल्ड रेट, कभी बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कुछ भी बोल सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो और परसेंटेज में दिया तो मतलब अपना वो PV फैक्टर ही है, इतना याद रख लेना, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं फिर। बेसिक तो तुम्हें पता ही है। तो बोलोगे सर लास्ट वाला फॉर्मूला डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड नहीं बताया। बहुत सिंपल है, जो पे बैक पीरियड बताया ना मैंने, बस वही है। बस वहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इस्तेमाल करना है, काम वही है जो सबसे पहले बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, याद है? नहीं, अरे सबसे पहले ही बताया था ना मैंने, ये रहा। पे बैक पीरियड ढूंढा था ना, क्या किया था मैंने? कैश इनफ्लो का क्यूमुलेटिव किया था। तो वहाँ पे क्या करना होगा, इसको अगर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, इसको प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, देन क्यूमुलेटिव करना होगा, काम वही करना है, ठीक है। चलो विल स्टार्ट विथ आवर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका? सेल से 1 लाख, मटेरियल का कॉस्ट, वेजेस, अदर एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, ये सारे खर्चे दे दिए, टैक्स का रेट दे रहे 30%, कैलकुलेट रेवेन्यू, कैश इनफ्लो ढूंढ के दिखाओ। क्या मैंने कैश इनफ्लो आपको निकालना सिखाया है? सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, यू विल गेट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहले डेप्रिसिएशन निकालो, आया ना? अरे तुमको दिखाएंगे नहीं तो तुम समझोगे नहीं। ये सेल में से एक्सपेंस माइनस करो, EBDIT मिल जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन EBIT मिलेगा, इंटरेस्ट माइनस करके EBT माइनस टैक्स, समझा? तो अब जरा ध्यान देना, सेल्स दे दिया, एक्सपेंसेस में क्या है? मटेरियल, वेजेस, अदर कैश एक्सपेंस, ये खर्चे, ये माइनस कर दो, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन निकाल दो, अर्निंग बिफोर टैक्स मिल जाएगा। फिर उसके इंटरेस्ट तो है ही नहीं इस वजह से, तो टैक्स माइनस कर दो, अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन दोबारा जोड़ दो तो कैश इनफ्लो मिल जाएगा। तो चलो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, रेडी रखो, निकाल के रखो, वैल्यूज में तुमसे भी मांगूंगा। तो सॉल्यूशन 1 है हमारा, सॉल्यूशन 1 आपको दिया है क्या? कैलकुलेट ऑफ कैश इनफ्लो, आपको दिया है सेल्स। सेल्स तो आपको 1 लाख दिया ना, लेस एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया आपको? मटेरियल कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट, मटेरियल, वेजेस, अदर एक्सपेंसेस, which is 35, 25, 5, 35, 25 and 5,
टोटल हो गया 65,000, माइनस करेंगे तो 35,000, तो ये मिल गया अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से माइनस कर दूंगा क्या, डेप्रीसिएशन कितना है आपका, डेप्रीसिएशन 15,000, तो डेप्रीसिएशन 15 माइनस किया तो बचा 20। क्लियर है, ये क्या बन गया, इंटरेस्ट तो है नहीं तो ईबीटी माइनस टैक्स 30% बोला है ना, चलो निकालो 30%, 20,000 इंटू 30%, 6,000। ईबीटी माइनस किया तो आपको मिल गया ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, विच इज 14,000, बराबर। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ऐड डेप्रीसिएशन, दोबारा से इधर ऐड कर देंगे, विच इज 15,000, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 29,000 एंड दिस इज योर कैश इनफ्लो। डन। तो आगे किसी भी क्वेश्चन में आया सॉल्व करने तो हमें समझ जाएगा कैश इनफ्लो कैसे निकालना। चलो मूव ऑन टू सॉल्यूशन 2। चलो ये इतना, इसको आगे काम आएगा, सेकंड वाला, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, कैलकुलेट पेबैक पीरियड। कैश आउटफ्लो दे दिया आपको, दो मशीन है ए और बी, दोनों का कैश आउटफ्लो 1,00,000 रुपए, दोनों का 4 साल का कैश इनफ्लो दिया है, बराबर। तो 4 साल का हम लोग कैश इनफ्लो देख रहे हैं। पेबैक पीरियड में तो क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा ना, और दो अलग अलग मशीन है, दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करना होगा, तो ध्यान दो। तो हम लोग एक टेबल बना लेंगे, तो ये आ गया कैश आउटफ्लो, तो ये हमारा टाइम पीरियड हुआ 0 में ए का कैश आउटफ्लो कितना है, 1,00,000। फिर इसको मैं क्यूमुलेटिव के लिए जगह छोड़ दूंगा, एक सेकंड, इसका क्यूमुलेटिव करूंगा, उसके बाद बी का भी कैश आउटफ्लो 1,00,000 है, मुझे इसका भी क्यूमुलेटिव करना होगा। क्यूमुलेटिव किसका करूंगा मैं, कैश इनफ्लो का करूंगा ना, तो आ गया अभी कैश इनफ्लो, 4 साल का डेटा दिया है, 1 2 3 4, बराबर। तो भैया हमारा कैश इनफ्लो कितना है, 60 40 20 10, बराबर ना, 60 40 20 10, और दूसरा मशीन का कितना है, 20 30 20 50, 20 30 20 और 50, डन। अब मैं क्यूमुलेटिव करूंगा, तो भैया पहले साल मुझे 60 मिला, बराबर। उसके बाद 60 प्लस 40 1,00,000, 1,00,000 प्लस 20 1,20,000, 1,20,000 प्लस 10 1,30,000। क्या आपका पैसा रिकवर हुआ, कौन से ईयर में, तो ये पे बैक पीरियड मशीन के लिखो, सीधा ए ही लिखता हूँ, ए का है 2 इयर्स, आपका पैसा रिकवर हो रहा है 2 साल में। अब दूसरे वाले का क्यूमुलेटिव करेंगे, ये है 20,000, ऐड किया 30 50,000, ऐड किया 20 70,000, 1,20,000, बराबर। अब मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिला तो फॉर्मूला लगेगा, तो सेकंड वाले का, क्योंकि देखो
1 लाख एग्जैक्ट कहीं पे है क्या? नहीं, बट वेरी क्लोज टू 1 लाख। जब मैं ऐसा पूछा ना वेरी क्लोज टू 1 लाख, तो आप क्यूमुलेटिव में ही देख रहे हो। वेरी क्लोज टू 1 लाख कौन सा है? 70,000, बराबर। तो ईयर कौन सा सिलेक्ट हुआ? 3। और नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो कितना है? 50। इसी पे हमारा फॉर्मूला है। तो पे बैक पीरियड मशीन बी का ईयर प्लस कैश आउटफ्लो माइनस क्यूमुलेटिव वैल्यू अपॉन कैश इनफ्लो नेक्स्ट ईयर का। तो ईयर हमने सिलेक्ट किया 3, हमारा कैश आउटफ्लो कितना है? 1 लाख। क्यूमुलेटिव वैल्यू हमने सिलेक्ट की 70,000 और हमारा कैश इनफ्लो नेक्स्ट ईयर का है 50,000। सो 3 प्लस, चलो भाई 1 लाख माइनस 70,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इज 0.6। वेरी गुड। तो हमारा आंसर आया 3.6 ईयर। तो पहले वाले का तो बड़ा आसानी से मिल गया, दूसरे वाले का हमें कैलकुलेट करना पड़ा। समझा कैसा ये? चलो, तो सॉल्यूशन 3 हो गया। विल मूव ऑन टू सॉल्यूशन 4। क्या बोला है यहाँ पे? क्या बोला था? पे बैक पीरियड, बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पूछ रहे हैं और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे दिया 10%। जो काम अभी किया वही करना है, बट पीवी फैक्टर को लेके, ठीक है। तो चलो भाई, यहाँ पर भी कैश आउटफ्लो दे दिया और इनफ्लो दे दिया 4 साल का एक ही सिंगल मशीन का। तो ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन 4। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा टाइम पीरियड, फिर आएगा कैश इन, सॉरी, अमाउंट, फिर आएगा पीवी फैक्टर 10%, फिर आएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और फिर आएगा आपका क्यूमुलेटिव। पिछली बार हमने क्या किया था? जैसे ही अमाउंट मिला क्यूमुलेटिव कर दिया, बराबर। अभी क्या किया था हमने? अमाउंट मिला क्यूमुलेटिव कर दिया था। पे बैक पीरियड डिस्काउंटेड बोला है, तो पहले इस अमाउंट को डिस्काउंट फैक्टर को कंसीडर करके कैश इनफ्लो ढूंढो, फिर क्यूमुलेटिव करना होगा। तो भाई यहाँ पे है आपका कैश आउटफ्लो। कितना है कैश आउटफ्लो आपका? 1 लाख। टाइम पीरियड इज 0, कैश आउटफ्लो इज 1 लाख। फिर आएगा कैश इनफ्लो, 4 साल का दिया है, 1 2 3 4। क्या क्या वैल्यू दिया है? 60 40 20 10, 60 40 20 और 10। डन। अब पीवी फैक्टर 10% का निकालना होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10। तो करो जरा, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इज 0.909, 0.826, 0.751, 0. अबे आगे बताओ, इतना नहीं पता मुझे। हाँ, 683, 0.621। डन। तो चलो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सॉरी 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 सॉरी, ऊपर ले लिया, यहां से आएगा ना। डन। ये तो 1 ही रहेगा, ये तो 1 लाख ही आने वाला है। वैसे ही मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको कैलकुलेट क्यों करें? हम 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे। 60,000 इंटू 0.909, 54,540, 40,000 इंटू 0.826, 33,040,
20,000 into 0.751 is 15,020 और 10,000 into 0.751 is 7510। अब इसका लेंगे क्यूमुलेटिव 54,540 में ऐड करो नेक्स्ट ईयर का वैल्यू विच इज 33,040 87,580 इसमें ऐड करो 15,020 ये आ गया 1,02,600 ये कौन अच्छा हाँ 6830 आना चाहिए ना 6830 डन। तो चलो इसमें ऐड करेंगे 6830 इज 1,09,430 डन। आपका पैसा लगा था 1,00,000 कहाँ रिकवर हो रहा है एग्जैक्ट 1,00,000 तो है नहीं बट वेरी क्लोज टू 1,00,000 इज दिस बराबर। तो ईयर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। चलो इसे हाईलाइट कर देते हैं। ये क्यूमुलेटिव वैल्यू सिलेक्ट हुई है विच इज ईयर 2 और अगले साल का मुझे कैश इनफ्लो चाहिए। काम वही है ना बस डिस्काउंट फैक्टर को इस्तेमाल किया। अब चाहो तो यहाँ पे तुम लिखो डिस्काउंट फैक्टर चाहे तो लिखो पीवी फैक्टर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो पे बैक पीरियड ईयर कौन सा सिलेक्ट किया 2 प्लस कैश आउटफ्लो कितना था 1,00,000 क्यूमुलेटिव वैल्यू सिलेक्ट किए 87,580 अपॉन नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो इज 15,020। तो चलो 2 प्लस तो भाई 1,00,000 माइनस 87,580 डिवाइडेड बाय 15,020 0.83। तो ये आ गया आंसर आपका 2.83 ईयर्स डन। चलो ये भी हो गया हमारा। सॉल्यूशन 5 पे चलेंगे। बेस क्लियर होना चाहिए ना। चलो अभी ये तो तुम ढूंढ सकते हो पे बैक पीरियड। अब आपके यहाँ पे 2 मशीन है दोनों का कैश आउटफ्लो दिया है इनफ्लो दे दिया है। अभी तो ये सिखा दिया 2 मशीन वाला सेम ऐसा ही है ठीक है। पे बैक पीरियड ही पूछा है तो ये तुम कर लोगे। चलो नेक्स्ट है देखिए उसकी बैटरी डाउन हो गई। तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना हमारे पास क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा चैंपियन बन जाओगे इसमें दूसरों को सिखाना जाके। चलो क्वेश्चन 6 इसको 5 कम करते हैं 6। A project requires an outlay of 50,000 मतलब 50,000 आउटफ्लो जाएगा। yields an annual cash inflow हर साल कैश इनफ्लो कितना आ रहा है 12,500 कब तक 7 साल तक। फाइंड आउट द पे बैक पीरियड ठीक है। तो कैश आउटफ्लो that is time period 0 cash outflow is 50,000 और जो कैश इनफ्लो आएगा आपका 7 साल तक आएगा 1 2 3 4 5 6 7 कितना आ रहा है 7 साल तक 12,500 हर साल सेम रहेगा। और ये रहा 12,500। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके बताता हूँ। चलो ये आ गया आपका टाइम पीरियड
ये आ गई आपकी अमाउंट। पीवी फैक्टर दिया था इन्होंने? नहीं दिया था। ठीक है, जब पीवी फैक्टर नहीं दिया तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सीधा क्या करो, क्यूमुलेटिव 12,500, चलो जोड़ो 12,500 प्लस 12,500 25,000, 37,500, 50,000, 62,500, 75,000, 87,500। बराबर। आपका पैसा कितना लगा? 50,000। कहाँ रिकवर हुआ? हो गया ना रिकवर। पे बैक पीरियड इज 4 ईयर। ठीक है, डन। चलो 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स कैश आउटलेज 20,000 एंड जनरेट कैश इनफ्लो। देखो पिछली बार बोल दिया था हर एक साल का सेम 12,500। इस बार 1 2 3 4 4 साल का बोला है कि 8,000, 7,000, 4,000, 3,000 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 ईयर्स। फाइंड आउट द पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट। सॉल्व कराओ, आ जाएगा। चलो क्वेश्चन 8। The project will cost 40,000. Its streamline of earning before debris, interest and tax during the first year to 5th year. ये 5 साल में इतना आपकी इनकम है, दैट इज अर्निंग बिफोर डेप्री, इंटरेस्ट एंड टैक्स। एज्यूमिंग कि आपका टैक्स रेट इज 50% और डेप्रीसिएशन आपका स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। फाइंड आउट द प्रोजेक्ट ARR। ARR का फॉर्मूला पता है ना? एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए मुझे अपॉन, अब चाहे तो एवरेज इन्वेस्टमेंट लो या ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट लो इनटू 100। तो प्रॉफिट मुझे कौन सा चाहिए? आफ्टर टैक्स। और यहाँ पे क्या दिया है? बिफोर डेप्री, इंटरेस्ट, टैक्स। तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले आफ्टर टैक्स में, एंड देन फिर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो ठीक है, तो पहले मैं डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर दूंगा। सॉल्यूशन क्या है हमारा? 8। पहले तो आप लिख देना ऐसा, आपका कैश आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो इज 50,000। फिर सेकंड है डेप्रीसिएशन, वो तो 20% बोला है। सो 50,000 का 20% कितना होगा? 10,000। कितना बोला? 25,000। 50,000 कैसे आया? क्या दिया क्वेश्चन में? 40 दिया है। चलो 40 से 40, तो 40,000, 40,000 का 20% इस 8,000। फिर भी 25 नहीं आता है। चलो 8,000 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। तो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और मुझे डेटा दिया है बहुत से साल का। ठीक है, मुझे दिया है कैसे लूँ? ऐसे लूँ। अर्निंग बिफोर डेप्री, इंटरेस्ट, टैक्स, ईयर 1 2 3 4, 4 साल दिया ना? 10 12 14 16 20, 5 दिया। 1 2 3 4 5। ठीक है, 10 12 14 16 20, 10 12,000, 14,000, 16,000, 20,000। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे? पहले डेप्रीसिएशन, और हर साल का डेप्रीसिएशन 8,000 ही होगा। तो चलो तुम चाहो तो 1 2 3 ऐसे ईयर लिख के ऐसे सॉल्व करो जैसे तुम्हें सही लगे। तो चलो डेप्री माइनस किया तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT मिल जाएगा। तो ये आ गया 2,000, माइनस करके 12 में से 8 गया तो 4 6 8 12, माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो है ही नहीं, तो ये क्या बन जाएगा? EBT। बराबर कि नहीं? माइनस करेंगे टैक्स, और टैक्स कितना बोला?
50%, @50%। मैं टैक्स क्यों लिखूं? मैं तो EAT लिखूंगा ना सीधा। मुझे टैक्स करके क्या करना है? 50% सेम रहेगा, टैक्स भी उतना, अमाउंट भी उतना। तो 2000 में से 50% क्या? तो 1000, 2000, 3000, 4000, 6000। और यही अमाउंट आपके टैक्स की भी होगी ना। बराबर। तो आपको मिल गया EAT, और चाहिए भी था EAT। हाँ, अब हम सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, मैं दोनों फॉर्मूला यूज कर देता हूँ। एवरेज NPAT अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब एवरेज NPAT इन सबका टोटल डिवाइड बाय 5। तो एवरेज कैसे मिलेगा? 1000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 6000 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना आ रहा है? 3200। बराबर। तो लो भाई, एवरेज NPAT मिल गया 3200। और हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब हमारा कैश आउटफ्लो कितना था? 40,000। तो डिवाइड बाय 40 इंटू 100। 40,000 इंटू 100 कितना आया? 3200 इंटू 100 डिवाइड बाय 40,000, 8%। अब यही चीज में अगर निकालो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे हमने कैलकुलेट किया था। बराबर। अब मैं एवरेज करके लूंगा। तो एवरेज NPAT अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा, विच इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप दी होल अपॉन 2। अब कॉस्ट है मेरा 40,000, आउटफ्लो है ना 40,000, माइनस स्क्रैप तो है नहीं, डिवाइड बाय 2, दिस कम्स टू 20,000। तो लो भाई, मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट होगा 20,000। और एवरेज NPAT तो सेम रहेगा जो पहले था, 3200 इंटू 100 कितना आ रहा है? करो 3200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20,000, 16%। डन। चलो, तो हमने ये भी किया, ये तो हमारा वर्किंग था। ठीक, चलो ये हो गया क्वेश्चन 8। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्लियर बोला, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे निकालो या एवरेज इन्वेस्टमेंट पे निकालो। ठीक है, दोनों तरीके से बोला। पिछली बार स्पेसिफाई नहीं किया था तो मैंने दोनों निकाल दिया। क्वेश्चन 9 कह रहा है अ लिमिटेड कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ कैपिटल आउटले ऑफ 2 लाख। ये क्या होगा? 2 लाख आउटफ्लो। फोरकास्ट फॉर एनुअल इनकम आफ्टर डेप्री बट बिफोर टैक्स। मुझे बताओ, ये देखो EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, EAT। अब तुम बताओ मुझे ये कौन सा वाला प्रॉफिट दिया इनको, इन्होंने हमें कौन सा वाला प्रॉफिट दिया? क्या बोला है? एनुअल इनकम आफ्टर डेप्री बट बिफोर टैक्स। आफ्टर डेप्री मतलब डेप्री माइनस कर चुके हैं, बट बिफोर टैक्स। तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है? डेप्रीसिएशन पहले ही माइनस हो चुका है, आया ना? मतलब सेल माइनस एक्सपेंस अर्निंग बिफोर डेप्री इंटरेस्ट टैक्स। बोलते डेप्री माइनस हो चुका है
तो मुझे मिलता है EBIT, माइनस इंटरेस्ट होता है तो मुझे मिलता है EBT। लेकिन बोलते टैक्स नहीं हमने माइनस किया, बट बिफोर टैक्स तो कौन सा वाला प्रॉफिट है ये? EBT है। ये क्या दे दिया है? EBT दिया है आपको, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अगर मुझे कैश इनफ्लो चाहिए तो टैक्स माइनस करना होगा, डेप्री ऐड करना होगा, तो ये तो कैश इनफ्लो मिलेगा, हाँ या ना? चलो, तो मेरा ठीक है, EBT दे दिया। आगे बोला है डेप्रिसिएशन में बी टेकन एज 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। टैक्स का रेट है 20% of net income. You are required to evaluate the project according to the following methods. Payback period निकालेंगे, दोनों ARR ढूंढेंगे, discounted cash flow method taking cost of capital 10%। ठीक है, discounted cash flow ढूंढ के दो बोल रहे हैं 10% के हिसाब से, मतलब ठीक है। और फिर बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट करके दो, सब कुछ है इसके अंदर। तो ठीक है, सबसे पहले तो कैश आउटफ्लो, कितना है कैश आउटफ्लो? 2 लाख। फिर मैं सेकंड कैलकुलेट करूंगा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना परसेंट बोला आपको? 20%। तो हाँ, क्या हो गया? 2 लाख इंटू 20%, 40,000। अब कुछ भी कर लो सॉल्व, पेबैक पीरियड करो, पेबैक पीरियड में तो मुझे कैश इनफ्लो ही लगेगा। बस इसमें बी वाले और सी वाले में मुझे क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए बी और सी में। ठीक है, चलो, तो पेबैक पीरियड निकालना है तो मुझे कैश इनफ्लो तो चाहिए ही चाहिए, कैश इनफ्लो। बट इन्होंने हमें कैश इनफ्लो नहीं दिया है, इन्होंने हमें दे दिया है क्या? अर्निंग बिफोर टैक्स। इसे मैं कैश इनफ्लो में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है, हाँ नहीं, बिफोर टैक्स है तो आफ्टर टैक्स तो हमें मिल ही जाएगा इसके बाद। ठीक है, कितने साल? 5 साल दिया है, तो ईयर, पहले मैंने ईयर ऐसे लिखे थे, अब मैं इस तरह, तुम्हें जो कंफर्टेबल हो तुम उस तरह से सॉल्व करना। 1 2 3 4 5, ये 5 साल का मुझे अर्निंग बिफोर टैक्स दिया है। अर्निंग बिफोर टैक्स 1 लाख 80 80 40, 1,80,000 80,000 40,000। तो लो भाई, अर्निंग बिफोर टैक्स मिल गया। अर्निंग बिफोर टैक्स के बाद हम माइनस करेंगे टैक्स, कितना परसेंट दिया टैक्स? 50%। तो 50% माइनस करने के बाद EAT मिलेगा ना, बराबर ना? 50% माइनस करने के बाद तो 50% ही बचने वाला है। 50,000 50,000 40,000 40,000 एंड 20,000। उसके बाद ऐड कर दूंगा डेप्रीसिएशन, जो कि हर साल 40,000 है। ऊपर बी पार्ट सेकंड पार्ट कैलकुलेट किया ना 40, तो हर साल हमारा डेप्रीसिएशन 40,000। अब मैं जब डेप्रीसिएशन जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कैश इनफ्लो, बराबर है। अब जोड़ने के बाद आ गया 90,000 90,000 80,000 80,000 और 60,000। डन। क्या ढूंढने बोला था इन्होंने सबसे पहले? पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड तो कम क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा, तो हमने किया इसका क्यूमुलेटिव। तो ये 90 प्लस नेक्स्ट ईयर का 90 1,80,000 प्लस 80 2,60,000 प्लस 80 3,40,000
प्लस 60 4 लाख। अब पे बैक पीरियड ढूंढ रहा हूँ तो 2 लाख रुपए कहाँ पर भी एग्जैक्ट कवर नहीं हुआ, तो अमाउंट विच इज वेरी क्लोज टू 2 लाख उसे हम सिलेक्ट करेंगे, विच इज 1,80,000। ईयर कौन सा हुआ 2, और अगले साल का कैश इनफ्लो है 80, मतलब एक 80 और 80 इनके बीच में मेरा पैसा रिकवर हो रहा है। तो लो भाई, पहला है पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू ईयर प्लस कॉस्ट या तो कैश आउटफ्लो माइनस क्यूमुलेटिव वैल्यू the whole upon कैश इनफ्लो नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, तो ईयर कौन सा सिलेक्ट किया हमने 2, प्लस कैश आउटफ्लो कितना था आपका 2 लाख, माइनस क्यूमुलेटिव वैल्यू 180, नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो 80,000। सो 2 प्लस 2 लाख में से माइनस हुआ 180 डिवाइड 2 लाख माइनस 180 डिवाइडेड बाय 80,000 0.25, तो आ गया। ठीक है, 0.25 विच मीन्स 2.25 years। एग्जामिनर के लिए आपका फाइनल आंसर ऐसा बॉक्स में डाल के दे दो, फटफट पेपर चेक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा था इन्होंने, रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। अब यहाँ पे तो मुझे एवरेज एनपीएटी चाहिए, ये एनपीएटी का टोटल कर दो पहले, 50-50 1 लाख 180 2 लाख, तो एवरेज कैसे मिलेगा 2 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स तो 5 साल है, करो 2 लाख डिवाइड बाय 5, तो आपका एवरेज एनपीएटी है 40,000। ठीक है, लो भाई सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, एवरेज रेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे बोला है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे बोल रहे हैं, तो एवरेज एनपीएटी अपॉन ओरिजिनल या इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। आपका एवरेज एनपीएटी हमने अभी कैलकुलेट किया 40,000 अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका कैश आउटफ्लो कितना लगा था 2 लाख इंटू 100, कितना परसेंट 20%। डन। अब यही चीज एवरेज इन्वेस्टमेंट पे निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन किस पे, एवरेज इन्वेस्टमेंट पे। तो एवरेज एनपीएटी अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, अब स्क्रैप तो दिया नहीं है ना, तो आपका एवरेज एनपीएटी तो 40,000 रहेगा। तो ये एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा, पिछली बार आपने लिया था 2 लाख, अब इसका एवरेज कैसे मिलता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन 2, कॉस्ट तो मेरा 2 लाख है, स्क्रैप है नहीं है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 2 इज 1 लाख इंटू 100, 40%। चलो ये भी हो गया। फिर क्या बोला इन्होंने, डिस्काउंटेड कैश फ्लो ढूंढ के दो बोलते हैं। मैंने बोला मैंने कैश फ्लो ढूंढा है, देखो ध्यान से, हाँ ये ढूंढा है कैश फ्लो,
इसके आगे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, डिस्काउंटेड चाहिए तो ऑब्वियस है मुझे पीवी फैक्टर भी चाहिए, तब जाके मैं डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो ढूंढ पाऊंगा, आया ना। अब देखो आपके लिए ना ये कॉलम अभी किसी काम का नहीं है क्यूमुलेटिव, आपको जो भी करना है इसके आगे करना है, बराबर। तो पहले तो मैं पीवी फैक्टर लेता हूँ, कितने परसेंट पे बोल रहे हैं, 10%। तो पीवी फैक्टर एट द रेट 10%, तो 10% कैसे मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू करते रहना। तो यहाँ पे आ गया 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। अब ये जो तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लिकेशन वो इस वैल्यू पे करना, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्यूमुलेटिव हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो चलो 90,000 इंटू 0.909, ये आया 81,810। फिर 91,000 इंटू 0.826, अरे 90,000 इंटू 0.826, 74,340। अब 80,000 इंटू 0.751, 60,080 इंटू 0.683, 54,640, और 60,000 इंटू 0.621, 37,260। चलो इसका टोटल करके दो, इसका टोटल करके दो।